सर्दियों की वो रात थी जब धुंध इतनी गहरी थी कि सामने खड़ा इंसान भी धुंध में गायब हो जाता। स्टेशन के बाहर बस एक ही आवाज गूंज रही थी, ऑटो ऑटो। अपनी पुरानी पीली हरी ऑटो लेकर उम्मीद में कि कोई सवारी मिल जाए। वो आवाज थी रघु की, एक साधारण ऑटो रिक्शा वाला जो रोज शाम से आधी रात तक स्टेशन के बाहर खड़ा रहता था। इन ठंडी रातों में उसकी ऑटो ही उसका सहारा थी। रघु कोई आम इंसान नहीं था। वो मेहनती था, ईमानदार था, पर उसकी जिंदगी संघर्ष से भरी थी। पत्नी, 2 छोटे बच्चे, एक बीमार मां और रोज की कमाई से घर का खर्च चलाना, बस यही उसकी दुनिया थी। लेकिन उस रात उसकी दुनिया बदलने वाली थी, हमेशा के लिए। आज तो सवारियां भी जैसे जम गई हैं। पूरे दिन में 3 चक्कर ही हुए। अपने हाथ रगड़ता है, ऑटो के बोनट पर बैठता है। ठंडी लग रही है, चलो चाय पी लेता हूं। पास की दुकान पर जाता है। रघु भाई, फिर वही रात की ड्यूटी। क्या करें भैया, पेट जो पालना है। दिन में लोग ठेले पर चलते हैं, रात में स्टेशन से ही कुछ मिल जाता है। दोनों हंसते हैं। फिर एक ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। लो, शायद कुछ यात्री उतरे। रघु जल्दी से स्टेशन पर आ जाता है। वो ट्रेन जयपुर से जोधपुर जाने वाली लोकल थी। ठंड इतनी थी कि लोग जल्दी जल्दी अपने घरों की ओर निकल रहे थे। रघु की निगाह सब पर थी, पर कोई सवारी नहीं रुक रही थी। तभी धीरे धीरे कदमों की आहट, चप्पल की खुरखुराहट। रघु पीछे देखता है। एक औरत खड़ी है, लाल साड़ी में, बाल आधे चेहरे पर। भैया, ऑटो खाली है? हाँ बहन जी, कहाँ चलना है? पुरानी बस्ती, नदी के उस पार। पर वहां तो अब कोई रहता नहीं। वहां तो सब खंडहर पड़े हैं। मुझे रास्ता मालूम है, बस छोड़ दो, पैसे दूंगी। आवाज में एक अजीब ठंडापन था, जैसे शब्द नहीं, हवा बोल रही हो। ठीक है, बैठ जाइए। ऑटो स्टार्ट करता है और दोनों धुंध में गायब हो जाते हैं। रास्ता सुनसान था। पेड़ों की डालियों से ओस टपक रही थी। रघु को बार बार लग रहा था जैसे कोई पीछे से देख रहा हो। बहन जी, आप वहां रहती हैं? कभी रहती थी। अच्छा, शादी के बाद मायके आ रही हैं क्या? महिला चुप, सिर्फ ठंडी हवा। बहन जी, सीट खाली, कोई नहीं। कहीं उतर गई क्या? ब्रेक लगाता है, उतरता है, चारों तरफ देखता है। कहीं उतर गई क्या? धुंध में कुछ हलचल। दूर से वही औरत खड़ी दिखती है, सड़क के बीच में। रघु, तू मेरा नाम कैसे जानती है? तेरे ऑटो से 20 साल पहले मैं गई थी, हमेशा के लिए। अचानक उसके चेहरे पर नीले निशान दिखते हैं। आंखें काली, होंठ ठंड से नीले पड़ते हैं। नहीं, ये सपना है। महिला की परछाई धीरे धीरे ऑटो के शीशे में समा जाती है। ऑटो अपने आप स्टार्ट होता है, बिना किसी के छुए। उस रात धुंध में गुम हो गया रघु। सुबह की ठंडी धूप ने जब स्टेशन की धुंध को हटाया तो वहां खड़ा था रघु का ऑटो, खाली, गीला, ठंडा और अजीब सी बदबू से भरा। लोगों ने समझा शायद रघु रात में ही घर चला गया होगा, पर सच्चाई कुछ और थी। रघु का घर। दरवाजे पर दस्तक की आवाज। कौन है इस वक्त? दरवाजा खोलती है, सामने रघु खड़ा, चेहरा पीला, आंखें नाल, कपड़े नम जैसे ओस में भीगे हों।
रघु, कहाँ था तू सारी रात? हम तो डर ही गए थे। बस स्टेशन पर सवारी छोड़ने गया था, थोड़ी देर लग गई। कपड़े कैसे गीले हो गए और ये ठंडी ठंडी बदन क्यों लग रही है? ठंड ज्यादा थी बस। आंखें नीचे झुकाकर कमरे में चला जाता है। रमा ने कुछ अजीब महसूस किया। रघु का चेहरा जैसे सूना था। वो मुस्कुरा तो रहा था मगर उसकी मुस्कान में कोई गर्मी नहीं थी, बस एक ठंडी चुप्पी थी। रात का समय सब सो रहे थे। थोड़ी देर बाद रमा उठकर देखती है, रघु बिस्तर पर नहीं है। वो खिड़की से झांकती है। रघु बाहर अपने ऑटो के पास बैठा है और किसी से धीरे धीरे बात कर रहा है। आज भी आएगी ना तू? मैं इंतजार करूंगा। रमा की सांसें रुक जाती हैं। किससे बात कर रहा है ये? वो धीरे से बाहर जाती है, पर वहां कोई नहीं, सिर्फ रघु और खाली ऑटो। रघु, किससे बात कर रहे हो? अरे कोई नहीं, बस यूं ही। ऑटो की पिछली सीट गीली है, जैसे किसी ने अभी अभी वहां बैठा हो। अगले कुछ दिनों में रघु बदलने लगा। वो ज्यादा बोलता नहीं था, खाना कम खाता और अक्सर रात को जागता रहता। कभी बच्चों को देखकर मुस्कुराता तो कभी उन्हें घूरने लगता। एक दिन उसकी मां ने देखा रघु अपने कमरे में बैठा था और दीवार की तरफ देख रहा था। रघु, बेटा क्या देख रहा है? रघु बिना पलक झपकाए दीवार की ओर देखता है। वो आई थी माँ, वही जो पुरानी बस्ती से आई थी। वो कहती है उसका घर अब मेरा है। कौन कौन आई थी रघु? रघु अचानक जोर से हंसता है। वो जो सवारी थी माँ, जो कभी उतरी ही नहीं। रघु अब घर तो आ गया था, पर वो अब रघु नहीं रहा। कभी कभी वो आईने में खुद को देखता तो पीछे खड़ी दिखती वही औरत, ठंडी मुस्कान के साथ। रघु अब घर में शरीर से तो था, पर उसकी आत्मा जैसे कहीं और जा चुकी थी। कभी दीवार से बातें करता, कभी बच्चों के खिलौनों को उठाकर हंसता और रात को अपने ऑटो की पिछली सीट साफ करता, जैसे किसी मेहमान का इंतजार हो। रमा समझ गई, अब कुछ गड़बड़ है, और इस गड़बड़ की जड़ शायद वही है, स्टेशन और पुरानी बस्ती में, जहां से ये सब शुरू हुआ था। रमा स्टेशन पहुंचती है। वो चाय वाले से कुछ पूछती है। भैया, वो रघु जो यहाँ ऑटो चलाता है, उस रात उसने किसे छोड़ा था पुरानी बस्ती में? उस रात? हाँ, मैंने देखा था एक औरत आई थी, आधा चेहरा बालों से ढका हुआ, लाल साड़ी पहने हुआ। पर अजीब बात ये थी, वो ट्रेन से उतरी ही नहीं थी। मतलब? मैं तो रोज ड्यूटी पर रहता हूं बहन जी। उस रात कोई ऐसी सवारी नहीं उतरी थी। फिर भी वो अचानक रघु के पास आ गई और दोनों धुंध में गायब हो गए। मुझे उस पुरानी बस्ती जाना होगा। रमा अकेली निकल पड़ी, धुंध भरी सड़कों से होते हुए उस जगह की ओर जहां अब कोई नहीं रहता था। सिर्फ पुराने पेड़, टूटी दीवारें और ठंडी हवा में बसी एक पुरानी बदबू। रमा धीरे धीरे बस्ती के अंदर जाती है। हर घर खंडार में बदल चुका है और बीच में एक पुराना कुआं। वो एक बूढ़ी औरत को देखती है जो आग के पास बैठी है। माँ जी, यहाँ पहले कौन रहता था? बहुत लोग रहते थे बेटी, पर 20 साल पहले एक हादसा हुआ था। कौन सा हादसा? एक लड़की थी, सुधा नाम था उसका, स्टेशन पर काम करती थी। कहते हैं
किसी ऑटो वाले ने उसे देर रात घर छोड़ने का वादा किया था, पर रास्ते में ऑटो पलट गया। लड़की वहीं नदी किनारे मर गई और ऑटो वाला भाग गया। रमा का चेहरा फीका पड़ जाता है। ऑटो वाले का नाम पता था? हाँ बेटी, नाम था रघु। रमा के कानों में आवाज गूंज उठी। तेरे ऑटो से 20 साल पहले मेरा खून बहा था। वो वही औरत थी, सुधा। रमा घर लौटती है। शाम का वक्त। रघु, तू उसे छोड़ क्यों नहीं देता? वो अब कभी नहीं जाएगी रमा। वो तो मेरे साथ रहती है, हमेशा से। उसे महसूस होता है कि ऑटो की पिछली सीट पर कोई बैठा है। ये क्या कर दिया तूने रघु? वो आत्मा तुझे जकड़ रही है। रघु की आंखें लाल हो जाती हैं, चेहरा कठोर। वो आत्मा नहीं, वो मेरी सवारी है। उस रात रमा ने पहली बार महसूस किया, रघु अब इंसान नहीं रहा। वो एक चलती फिरती परछाई था, जो उस औरत की ठंडी सांसों के साथ जी रहा था। माँ बिस्तर पर लेटी, कांपती आवाज में, रमा बेटा, आज घर बहुत ठंडा लग रहा है, जैसे बर्फ गिर रही हो अंदर ही। हाँ माँ, मैंने भी महसूस किया। कमरे में धुआं नहीं, धुंध सी फैली रहती है। अचानक पीछे के कमरे से बच्चों की हंसी सुनाई देती है। गुड्डू, पायल, क्या कर रहे हो वहाँ? रमा कमरे में जाती है। दोनों बच्चे बिस्तर पर बैठे हैं, पर आंखें खाली हैं। माँ, वो आंटी फिर आई थी। वो हमें कहानी सुना रही थी। कौन आंटी? वो वाली आंटी जो कहती है, डरो मत, मैं ठंडी नहीं प्यारी हूँ। रमा के हाथ कांपने लगते हैं। रमा ने बच्चों के कमरे की खिड़की की ओर देखा। वहां किसी के पैरों के निशान थे, पर वो निशान बर्फ से बने थे और अंदर से बाहर की ओर नहीं, बल्कि बाहर से अंदर की ओर जा रहे थे। रात के 2 बजे ऑटो अपने आप स्टार्ट होता है। रघु, कहाँ जा रहा है तू इतनी रात में? रघु बिना जवाब दिए ऑटो चलाता है। पीछे की सीट पर धुंध जैसी छाया बैठी है। रघु, किसे ले जा रहा है? रघु की आवाज दूर से आती है, ठंडी और खाली। जिसे छोड़ नहीं सका, अब हर रात उसे स्टेशन तक ले जाता हूं, फिर वो मुझे घर तक छोड़ देती है। उसके बाद हर रात वही होता। ऑटो की टक टक आवाज, घर के बाहर बर्फ सी जमीन, और सुबह ऑटो के अंदर बर्फीले निशान, जैसे कोई वहां बैठा हो घंटों तक। अगली सुबह। रमा बेटा, अब इस घर में चैन नहीं है। रात को कोई मेरे कान में फुसफुसाता है। मैं लौट आई हूँ रघु के लिए। माँ, वो आत्मा अब सब पर हावी हो रही है। मैं कुछ करूंगी, मुझे उससे बात करनी होगी। खिड़की के शीशे पर सफेद उंगलियों के निशान बनते हैं, जैसे कोई बाहर से भीतर देख रहा हो। अब रमा का डर गुस्से में बदल चुका था। वो जान चुकी थी, अगर सुधा की आत्मा को रोका नहीं गया तो उसका घर और परिवार धीरे धीरे बर्फ की तरह खत्म हो जाएगा। धुंध छाई हुई, ट्रेनों की हल्की सी आवाज दूर से। रमा अकेली चल रही थी, हाथ में लालटेन और दिल में डर और जिद दोनों। सुधा, अगर तू है तो सामने आ। मैं तेरे दर्द को समझना चाहती हूँ, मगर मेरे परिवार को छोड़ दे। अब तू भी मेरा नाम जानती है, तो क्या तू भी उसे माफ कर सकेगी? धुंध में वही औरत दिखाई देती है, सुधा। 20 साल पहले मैंने रघु से मदद मांगी थी। मुझे घर छोड़ने का वादा किया था उसने, पर रास्ते में वो नशे में था। ऑटो पलटा और मैं उस नदी में गिर गई। वो मुझे छोड़कर भाग गया। नहीं, रघु ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं? उसकी डर ने मेरी जान ली। अब मेरी ठंडक उसकी सांसों में बस चुकी है। अब वो कभी नहीं छूट सकता मुझसे। सुधा आगे बढ़ती है।
रमा की आंखों के सामने वो रात जिंदा हो उठी। सुधा की चीखें, नदी की लहरें और एक गिरती हुई ऑटो। रघु भाग रहा था और सुधा हाथ बढ़ाकर मदद मांग रही थी, पर उस वक्त उसका डर इंसानियत पर भारी पड़ गया था। अगर तेरा दर्द सही है तो मैं तुझे मुक्ति दिलाऊंगी, लेकिन मेरे बच्चों को छोड़ दे सुधा, वो निर्दोष हैं। मैं किसी को नहीं चाहती, मुझे बस न्याय चाहिए। वो मान ले कि उसने मेरा खून किया है, तभी मैं चैन से जा सकूंगी। धीरे धीरे सुधा गायब होती है। हवा थम जाती है। रमा ने उस रात ठान लिया, अब वो रघु को उसकी सच्चाई का सामना करवाएगी। उसने जान लिया था कि ये लड़ाई आत्मा से नहीं बल्कि अपराध बोध से है, जो अब रघु के सीने में बर्फ बन चुका था। शाम का वक्त, रघु घर के बाहर बैठा है, हाथ में वही पुराना ऑटो का चाबी। रघु, तू अब कब तक भागेगा? वो तुझे सजा नहीं, मुक्ति चाहती है। मैंने उसे मरते देखा था रमा। मैंने बचाने की कोशिश की पर डर गया। मैं भाग गया और आज तक उसकी आंखें मुझे सोने नहीं देती। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, पर जैसे जम जाते हैं हवा में। तू जा उस जगह जहां वो मरी थी, माफी मांग, वरना वो कभी नहीं जाएगी। रघु सिर झुकाता है, धीरे से कहता है, हाँ, अब वक्त आ गया है मेरे गुनाह का हिसाब देने का। अब बारी थी रघु के पश्चाताप और मुक्ति की। पर हर पाप का दाम सिर्फ माफी नहीं होता। कभी कभी आत्मा को चैन देने के लिए किसी को अपनी जान देनी पड़ती है। रघु अब सच का सामना करने निकला। नदी किनारे, जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी, और वहां उसका इंतजार कर रही थी सुधा की परछाई, जो अब आखिरी बार उसे बुला रही थी। रात उतनी ही सर्द थी जितनी उस हादसे की रात। आसमान धुंध से ढका हुआ और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। रघु का ऑटो स्टेशन की जगह अब उसी नदी किनारे जा रुका जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। सुधा, अगर तू सुन रही है तो आज मैं छिपने में ही आया। मैं आया हूं तेरे सामने अपने गुनाह को मानने। हवा थम जाती है, धुंध में हल्की सी आकृति उभरती है, वही सुधा। 20 साल तू भागता रहा रघु, क्यों छोड़ दिया था मुझे उस पानी में? डर गया था। तू चिल्ला रही थी, मैं मदहोश था। मुझे लगा पुलिस मुझे मार डालेगी। मैं भाग गया सुधा, पर हर रात वो आवाज मेरे कानों में गूंजती रही। माफ कर दे सुधा, मैं इंसान नहीं, डरपोक था। सुधा की परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी आंखों में अब आग नहीं, आंसू थे। वो रघु के सामने झुककर बोली, मुझे मौत का डर नहीं था रघु, मुझे तेरे धोखे का दर्द था। तू अगर उस दिन एक हाथ बढ़ा देता तो मैं आज जिंदा होती। तेरे डर ने मुझे मारा था, अब तेरा पछतावा मुझे चैन देगा। वो रघु के माथे पर हाथ रखती है, हवा जम जाती है। अगर मेरी मौत से तुझे सुकून मिलेगा तो मैं तैयार हूं सुधा। हवा तेज चलने लगती है। ऑटो का इंजन अपने आप स्टार्ट हो जाता है। नदी के उस किनारे एक चीख गूंजी और सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो रघु का ऑटो स्टेशन पर खड़ा था, पर ड्राइवर की सीट खाली थी। रमा अपने घर के बाहर बैठी है, बच्चों के पास। सर्द हवा अब पहले जैसी ठंडी नहीं थी। शायद उसे शांति मिल गई। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन चेहरा शांत है। बच्चे पीछे से पूछते हैं, माँ, पापा अब नहीं आएंगे? वो अब वही हैं जहां ठंड नहीं लगती बेटा, जहां गुनाह भी माफ हो जाते हैं।
रघु के जाने के बाद 3 महीने बीत चुके थे। सर्दियां अब भी वही थीं, लेकिन अब हवा में वो बर्फीली डर नहीं थी। रमा अपने बच्चों के साथ नए घर में रहने लगी थी, गांव के किनारे, जहां से स्टेशन दिखता था। हर शाम रमा लालटेन जलाकर खिड़की से देखती, जैसे किसी का इंतजार हो, पर फिर खुद को रोक लेती। शाम का समय। माँ, पापा अब सच में स्वर्ग में हैं क्या? हाँ बेटा, वहाँ ठंड नहीं लगती, न डर होता है। वो बच्चे को सुलाती है। खिड़की के बाहर से हल्की सी ट्रेन की आवाज आती है। रघु, जहाँ भी है खुश रहे। पर किस्मत की कहानी कभी सीधी नहीं होती। उसी रात जब घड़ी ने 12 बजाए, दरवाजे पर किसी ने धीरे से दस्तक दी। रमा उठकर दरवाजे की तरफ जाती है। बाहर अंधेरा और कोहरा। कौन है? कोई जवाब नहीं, बस हवा का झोंका अंदर आता है। बाहर कोई नहीं, बस जमीन पर एक पुरानी ऑटो की चाबी रखी होती है। रमा चौंक जाती है, आंखें फैल जाती हैं। रघु? वो ऑटो की चाबी लेकर अंदर चली जाती है। पीछे से हवा तेज चलती है। खिड़की से आवाज आती है। धन्यवाद रमा, तूने मुझे मुक्त किया। रमा के गालों से आंसू बह जाते हैं। वो चाबी को सीने से लगाती है। कमरे पर एक कोने में हल्की सी नीली रोशनी चमकती है। जा रघु, अब चैन से रहना। धीरे धीरे नीली रोशनी ऊपर उठती है और गायब हो जाती है। उस रात के बाद वो घर कभी ठंडा नहीं हुआ। सर्दियां आई, पर डर नहीं। ऑटो की वो पुरानी चाबी अब भी मंदिर के पास रखी है, जहां हर सुबह सूरज की किरणें उस पर पड़ती हैं। लोग कहते हैं रमा के घर के पास से गुजरते वक्त कभी कभी हल्की सी ऑटो की आवाज सुनाई देती है, पर अब वो डराती नहीं, बस याद दिलाती है कि कभी कोई ठंडी सांसें किसी आत्मा को मुक्ति दे गईं।